नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की, जिसमें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे संविधान के बारे में और डीपीएसपी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। यहाँ तक हम लोग अनुच्छेद 40 तक चर्चा कर चुके थे। आज हम एक और लेक्चर आज हम लोग नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से भी कुछ कुछ प्रश्न देखने को मिल जाते हैं परीक्षा में। साथियों, देखते हैं हम लोग क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो अनुच्छेद 41 से आज हम लोग बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40 में क्या था? जो डीपीएसपी का अनुच्छेद 40 है, उसमें ग्राम पंचायतों से संबंधित था। ग्राम पंचायतों, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन था साथियों। और इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। ग्राम पंचायतें कैसी होनी चाहिए, कैसे आपके देश में पहली ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान में हुआ है। और आपसे ये पूछ ले किससे संबंधित है, तो एक गांधी विचारधारा पर, गांधीवादी विचारधारा पर संबंधित है। ये गांधी जी की विचारधारा पर संबंधित है। ये बात आपको याद रखना है, इधर से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। दो अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे गांधी जी की विचारधारा पर। एक तो अनुच्छेद 40 मिलेगा साथियों, और अनुच्छेद 1 मिलेगा, वो अनुच्छेद 43 मिलेगा। देखिए, पहले बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 40 की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 41। और अनुच्छेद 41 में क्या लिखा हुआ है साथियों? कुछ दशाओं में शिक्षा और कार्य और क्या है, लोक सहायता, यानी जिन लोगों को काम नहीं मिल पाता है या शिक्षा का प्रावधान नहीं हो पा रहा है, तो अनुच्छेद 41 के तहत राज्य का एक कर्तव्य है कि कुछ दशाओं में शिक्षा, काम और लोक सहायता, मतलब जो काम करने में भी सक्षम नहीं है, तो सरकार उनके बारे में भी क्या है, सोचती है अनुच्छेद 41 के तहत। और इसी अनुच्छेद 41 में ही क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, सरकार हम लोगों को क्या देती है? बेरोजगार भत्ता। बेरोजगार भत्ता, जो काम बेरोजगार भत्ता। और जैसे आप लोगों ने पेंशन सुना होगा, पेंशन किस अनुच्छेद के तहत मिलेगा? तो अनुच्छेद 41 के तहत ही सरकार, राज्य सरकार क्या करती है? प्रावधानित करती है। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन। और आप लोगों ने देखा होगा क्या, विकलांगता के लिए जो कुछ पैसे मिलते हैं, कोई जो व्यक्ति अपंग है, विकलांग है, तो उनके लिए भी सरकार क्या करती है? सक्षम बनाने के लिए उन्हें कुछ आर्थिक आर्थिक क्या करती है? आर्थिक सहायता करती है अनुच्छेद 41 के तहत। तो अनुच्छेद 41 में क्या है साथियों? अनुच्छेद 41 में है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का प्रावधान की करेगा कौन? तो राज्य सरकार, राज्य करेगा। राज्य सरकार इसका क्या करेगा? प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 41 के तहत। और अनुच्छेद 41 में आपका बेरोजगार संबंधित भत्ता और पेंशन, वृद्धा पेंशन या विकलांगता के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती है, वो अनुच्छेद 41 के तहत राज्य सरकार का एक अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में बात कर लेते हैं साथियों। अनुच्छेद 42 से भी अच्छा प्रश्न बन सकता है। राज्य क्या करेगा? काम को न्याय संगत बनाना, काम को न्याय संगत बनाना, संगत और प्रसूति सहायता, प्रसूति सहायता। यह लिखा रहता है कई किताबों में मातृत्व सहायता। तो इन दोनों से समझिएगा साथियों, इधर से क्या क्या प्रश्न बन सकता है अनुच्छेद 42 से। अनुच्छेद 42 में काम को न्याय संगत बनाने, यानी सरल बनाना, लोग कर सके, महिला और पुरुष से क्या करे, आसानी से कर सके, न्याय संगत, सरलता पूर्वक। प्रसूति सहायता, जब भी कोई क्या है, प्रसूति के लिए, प्रेगनेंसी के दौरान यानी कोई भी हेल्प चाहिए, तो राज्य उसके लिए क्या करेगा? एम्बुलेंसों की व्यवस्था कराएगा, हॉस्पिटल की व्यवस्था कराएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं मातृत्व सहायता भी क्या करती है? राज्य
प्रावधानित करती है। याद रखिएगा। तो ये जो भी आपको इस दौरान मातृत्व सहायता के दौरान जिन चीजों की नीड्स है, उन चीजों के लिए राज्य भी क्या करेगा, प्रयत्न करेगा, सहायता बनाने के लिए आप लोगों से लगातार जुड़ा रहेगा। साथियों ये बात याद रखना। अनुच्छेद 42 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 43 में क्या कहा गया, और अनुच्छेद 43, ये अनुच्छेद 43 आपका दूसरा अनुच्छेद है जो गांधी जी की विचारधारा पर ही क्या है, आधारित है। ये अनुच्छेद 43 यानी इसमें क्या लिखा है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, यानी जो काम करने वाले हैं उनके लिए क्या, निर्वाह मजदूरी का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों, ये अनुच्छेद 43 में ही है। निर्वाह मजदूरी का मतलब कि उनसे क्या चल सके, उनकी जो दैनिक दिनचर्या है वो उनका गुजारा हो सके, और ये अनुच्छेद 43 के तहत ही कहा गया। और ये किसकी विचारधारा है, तो साथियों ये महात्मा गांधी जी की ही विचारधारा है। किसकी है, तो महात्मा गांधी विचारधारा है। याद रखना इधर से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो दो अनुच्छेद आपको पर्टिकुलर याद रखना। अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों से है वो गांधीवादी का विचारधारा है, और जो आपका कर्मकारों के लिए क्या है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करेगा राज्य, ये भी गांधी जी की ही विचारधारा। याद रखिएगा, निर्वाह मजदूरी का मतलब ये है कि उनका जो दैनिक दिनचर्या है वो उनका गुजारा हो सके। ये अनुच्छेद 43 में ही लिखा हुआ है। और आप लोगों ने देखा होगा निर्वाह मजदूरी के लिए सरकार आप लोगों से जोड़ के क्या रखता है, मनरेगा। आप लोगों ने सुना होगा भी लेटेस्ट में ये क्या चल रहा है, मनरेगा। पहले नरेगा हुआ करता था, ये क्या हुआ था करता था, नरेगा। और यदि आपसे पूछ ले ये नरेगा क्या करता है, कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराता है। याद रखिएगा। और नरेगा यदि इसकी बात करें, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ये भी आपको प्रश्न याद रखना। शुरुआत हुई थी कब से, तो 2 फरवरी 2006 से। और आपको भी याद रखिएगा ये क्या है, 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। पहले नरेगा हुआ करता था, इसका नाम परिवर्तन हो गया है साथियों, ये मनरेगा कर दिया गया। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनरेगा दिवस मनाया जाता है। एक प्रश्न और याद रखना, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस भी मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये बात भी आपको याद रखना, इधर से ही प्रश्न आता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्या है, मनरेगा दिवस मनाया जाता है। और यदि इसके अधीन जो एजेंसी है, यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो मनरेगा है, जो नरेगा, अभी फिलहाल में नरेगा देखिएगा, हम लोग इसका नामकरण करने के बाद मनरेगा बोलेंगे। नोडल एजेंसी की यदि बात करें साथियों, तो इसमें क्या है, ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है। इसके अधीन कौन आता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय आता है। कौन आता है साथियों, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है ये। कौन, तो ये मनरेगा आपके ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। और यदि साथियों इसकी बात किया जाए, इसका नामकरण कब किया गया, नामकरण किया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या किया था, बदल दिया गया था। और 2 अक्टूबर 2009 को इसे क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया था साथियों। ये बात याद रखना, इसमें क्या है, ये क्या कर दिया गया था, मनरेगा। यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना।
ये बात आपको याद रखना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इसका नाम बदल दिया गया था कब? 2 अक्टूबर 2009 को। इसे क्या कर दिया गया था? नरेगा से क्या कर दिया गया था साथियों? मनरेगा कर दिया गया था। और आपको याद रखना 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? महात्मा गांधी जयंती। महात्मा गांधी जयंती। और 1 जन लाल बहादुर महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। क्या मनाया जाता है साथियों? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे यदि पूछ लेगा तो बता सकते हो। तो ये प्रश्न हम लोग रिलेटेड करके चल रहे हैं। आप लोग संविधान का तो डाटा ले रहे हैं, बाकी हम लोग और भी चीजों का बात कर रहे हैं। मनरेगा के तहत यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये क्या करेगा? यदि आपसे पूछ ले कि ये जो मनरेगा है, मनरेगा की यदि बात करें तो मनरेगा से पहला तो यही है कि सर्वाधिक मजदूरी कौन सा राज्य देता है? सर्वाधिक मजदूरी, ये बात आपको याद रखना। 351 रुपए देती है कौन? हरियाणा सरकार। और सबसे कम मजदूरी ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ये बात भी याद रखना। 234 रुपए प्रतिदिन, ये बात भी याद रखना। इधर से ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पूछी तो जाती नहीं है, यानी आपसे यदि कभी के दिन पूछ लिया तो ये बात याद रखना है। देखिएगा साथियों, अरुणाचल प्रदेश सबसे कम मजदूरी देता है, कितने? 234 रुपए। ये बात भी आपको याद रखना है। इधर से और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि आपसे मनरेगा की बात किया जाए, संपूर्ण देश में लागू कब हुआ? संपूर्ण देश में लागू, ये बात आपको याद रखना है। संपूर्ण देश में कब लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2008 को लागू हो गया था। कब हो गया था? 1 अप्रैल 2008 को लागू हो गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना। नामकरण इसका कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2009 को। और 1 अप्रैल 2008 को इसको क्या हो गया था? एक वर्ष पहले ही क्या हो गया था? संपूर्ण देश में आपका नरेगा चालू हो गया था। मनरेगा आपका 2009 में बना है। याद रखिएगा, जो नरेगा था वही आपका क्या है साथियों? मनरेगा। यदि आपसे पूछ ले 1 अप्रैल को क्या बनाया जाता है, तो मूर्ख दिवस। मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। और 1 अप्रैल को आरबीआई दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? आरबीआई दिवस मनाया जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। मूर्ख दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को। ये 2-3 दिवस भी आपको याद रखना। पहला कौन बताया मैं? 2 फरवरी को मनरेगा दिवस, और 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और यदि बात करें जो हमारा 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को ही साथियों क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और यदि बात करें जो लागू हुआ था वो कब हुआ? 1 अप्रैल 2008 को। तो 1 अप्रैल से भी आपको एक दिन याद रखना, मूर्ख दिवस और आरबीआई दिवस दिवस याद रखिएगा। ये था आपका मनरेगा। मनरेगा की बात हम लोगों ने चर्चा की। कौन से अधीन, किसके अधीन आता है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। नोडल एजेंसी कौन है? ग्रामीण विकास मंत्रालय है साथियों। ये बात आपको याद रखना। अगली बात कर लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 44 की। अनुच्छेद 44, और अनुच्छेद 44 में क्या है? क्या लिखा हुआ है? एक समान नागरिक संहिता। एक समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। सभी लोग एक समान होने की बात करता है। अनुच्छेद क्या है? एक समान नागरिक संहिता, या इसी को एक समान सिविल संहिता भी लिखा जाता है। एक समान सिविल संहिता, ये बात आपको याद रखना है। कौन से अनुच्छेद में है? तो एक समान 44 अनुच्छेद में क्या है? अनुच्छेद 44 में क्या है? एक समान सिविल संहिता है। और एक समान सिविल संहिता, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एक बिल आया हुआ था
कुछ चर्चा में रहा हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा यूसीसी। यूसीसी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 44 से। यूसीसी क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये याद रखिएगा, यूसीसी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी होता है। और ये अभी हाल के दिनों में कुछ दिन पहले चर्चा में रहा था। और यदि पूछ ले कि भारत का एकमात्र राज्य गोवा जिसके पास पारिवारिक कानून है, और अनुच्छेद 44 के तहत ये प्रावधानित है। गोवा का भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है साथियों, जो गोवा है आपका, उसमें क्या है? पारिवारिक कानून है, जिसके पास क्या है? खुद का ही पारिवारिक कानून है, सिविल कोड है। याद रखिएगा यूसीसी। अभी हाल के दिन में वही चर्चा रहा था कि यूसीसी के बारे में हम लोग और भी चर्चा करेंगे एक समान सिविल सहायता पर। अभी हम लोग अनुच्छेद 44 की बात करें साथियों, थोड़ा सा व्यू हम लोग ले लेते हैं। तो ये बात याद रखना, यूसीसी आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछा जाता, फुल फॉर्म पूछा जाता है इसका, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये बात आपको याद रखना है। और अनुच्छेद 45 की यदि बात कर ले साथियों, अनुच्छेद 45, और अनुच्छेद 45 में लिखा क्या हुआ है ये भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान किया गया है। याद रखिएगा, यानी जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें क्या किया गया? शिक्षा का प्रावधान। और 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा और बाल शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। तो अनुच्छेद 45 आपको याद रखना, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा का प्रावधान की बात करता है आपका। ये मौलिक क्या है? आपके नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 है। और अनुच्छेद 46 की बात कर लेते हैं, तो अनुच्छेद 46 में क्या है? अनुच्छेद 46 में ये कहा गया साथियों कि जो भी दुर्लभ वर्ग है, दुर्बल वर्ग है, जैसे आपका कमजोर वर्ग है, जैसे कहते हैं हम लोग क्या, एसटी एससी, जो आपके दुर्बल या कमजोर वर्ग हैं, उनके लिए क्या कहा गया है? आपका शिक्षा या शैक्षणिक संस्थानों में प्रावधान किया गया है, आरक्षण की बात की गई है। यानी दुर्बल वर्ग, या मैं लिख सकता हूं कमजोर वर्ग, जैसे आपके एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया साथियों। आरक्षण का प्रावधान है, यानी जो आपका अनुच्छेद 46 है उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे एससी एसटी या जो अन्य पिछड़े वर्ग भी कमजोर हैं, तो उनमें भी क्या किया गया है? उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों के लिए आपको एक प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 46 में, कि इसके लिए क्या करेगा? राज्य सरकार क्या करेगा? शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की प्रावधान करेगा। ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 46 में अभी आप लोगों ने एक चीज और देखा होगा, 2019 में 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 2019 में हुआ। और इसी में ही आपको क्या किया गया? ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया। यानी जो आप लोगों ने अभी ईडब्ल्यूएस का जो कुछ दिनों किस्सा, ईडब्ल्यूएस का संबंध यदि पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 46 से है। कौन से संविधान संशोधन से है? तो 103वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया है।
ये क्या है, ये शैक्षणिक संस्थानों के लिए आरक्षण की बात करता है जो आपके कमजोर वर्ग है साथियों। अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि जो कमजोर वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के प्रावधान करता है। अनुच्छेद 46 देख लेते हैं साथियों। अनुच्छेद 46 में और क्या क्या लिखा हुआ है यानी अनुच्छेद 46 की बात कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 46 हमसे क्या बोलता है, अनुच्छेद 46 सॉरी अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 47 में क्या लिखा हुआ है, पोषाहार, पोषाहार और जीवन स्तर को उच्च करना, पोषाहार और जीवन स्तर को उच्च करना, ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है, यानी पोषाहार की बात, यानी जो हम लोगों ने देखा होगा मिड डे मील योजना है या जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र है, तो ये पोषाहार राज्य क्या करता है, बहुत सारी योजनाएं चलाता है, जैसे बच्चों के लिए कुपोषित ना हो, ये बात याद रखना, कई सारे प्रोग्राम्स भी लॉन्च करता है। और जीवन स्तर, सीधा मतलब ये है कि राज्य के जो भी बच्चे हैं या जो भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं या जो भी आपके क्या है पोषाहार से संबंधित चीजें हैं, वो अनुच्छेद 47 के तहत उनका क्या करेगा, राज्य प्रावधान करेगा। ये बात भी आपको याद रखना है साथियों। अनुच्छेद 47 में पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा करना है, ये किसका कर्तव्य है, ये कर्तव्य है किसका, राज्य सरकार प्रयत्न करेगा कि राज्य सरकार हमें क्या कराएगा, इन चीजों से मुहैया कराएगा। अनुच्छेद 48 में बात कर लेते हैं कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन का संबंध किससे है साथियों, कृषि और पशुपालन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ये बात आपको याद रखना है। कृषि और पशुपालन का जो प्रावधान सरकार करेगा, जैसे किसी गांव में गौशालाएं बनवाना है या कोई भी कृषि का संवर्धन करदन, तो अनुच्छेद 48 के तहत क्या करेगा, राज्य सरकार इसका प्रावधान करेगा, कृषि और पशुपालन का प्रावधान, ये बात भी याद रखना। उससे भी बढ़िया प्रश्न क्या बन सकता है आपका, गौवध, गौवध का निषेध कौन सा अनुच्छेद करता है, यानी गौ हत्या को कौन सा रोकता है, कौन सा अनुच्छेद रोकता है, ये बात भी आपको याद रखना, गौ हत्या पर प्रतिबंध, ये बात भी याद रखना है। अनुच्छेद 48 ही है जो गौवध पर निषेध करता है, याद रखिएगा। यानी आपसे प्रश्न क्या क्या पूछ सकता है, तो ये बात आपको याद रखना, अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का प्रावधान, और यही वो अनुच्छेद है जिसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 का संबंध, और इसमें क्या वन और पर्यावरण का संबंध, वन और पर्यावरण का संरक्षण, यानी राज्य क्या करेगा, अनुच्छेद 48 ए के तहत, अनुच्छेद 48 ए के तहत, यानी और ये जो आपने इसमें क्या किया, संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन किया 48 में, और उसमें क्या लिख दिया गया, वन और पर्यावरण का संरक्षण, ये कौन से अनुच्छेद में है, तो साथियों ये याद रखिएगा 48 ए में है, 48A में है, याद रखिएगा। और इसके तहत ही सरकार क्या करेगी, वन और पर्यावरण का क्या करेगी, संरक्षण करेगी, ये बात भी आपको याद रखना है। और यदि आपसे और प्रश्न पूछ ले, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 अप्रैल को मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ ले कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखना, बहुत सारे प्रश्न इधर से पूछे जा सकते हैं साथियों, ये बात भी आपको याद रखना। थोड़ा सा इसमें एक करेक्शन करिएगा, विश्व वानिकी दिवस आपका 21 अप्रैल को नहीं है, 21 मार्च को मनाया जाता है साथियों, याद रखना, इसके लिए माफी चाहता हूं। ये क्या है, विश्व वानिकी दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और भी आपको याद रखना, ये आपका 2025 में जो विश्व पर्यावरण की 31वीं वर्षगांठ, 31वीं वर्षगांठ 2025 में मनाई जाएगी, और इसके लिए कौन होगा, कोरिया गणराज्य इसके लिए होस्ट करेगा, कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य
इसके लिए होस्ट करेगा। और इसका जो थीम दिया है वो क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना, प्लास्टिक प्रदूषण समाप्त करना, ये बात याद रखना। इसको थीम रखा गया है 2025 में। और यदि आपसे पूछ ले कि विश्व वानिकी दिवस की 2024 में थीम क्या थी, तो यदि 2024 में इसकी थीम पूछा जाए विश्व वानिकी, इसका था क्या, वन और नवाचार, वन और नवाचार। ये बात याद रखना है साथियों। 21 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और इसके लिए जो हम लोगों ने 2024 में इसकी थीम रखी थी वो क्या थी, 2024 में थीम क्या रखी थी साथियों, वन और नवाचार। और यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस 2025 को कौन होस्ट करेगा, तो ये देखो, विश्व पर्यावरण संपूर्ण देशों में मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये क्या 31वीं वर्षगांठ बनाई और स्पेशल आपको क्या होस्ट करने के लिए किसे बोला है, कोरिया गणराज्य को। इसकी थीम क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण क्या करना, समाप्त करना। 2024 में किसने होस्ट किया था, तो ये सऊदी अरब ने इसे क्या किया था, होस्ट किया था। और सऊदी अरब में 30वीं वर्षगांठ मनाई गई थी। तो ये था साथियों हमारा अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48 में क्या है, कृषि और पशुपालन का प्रावधान, गौवध का, गौ हत्या पर प्रतिबंध करता है या प्रतिबंधित करता है, गौवध का निषेध करता है। और अनुच्छेद 48 में ही 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। ये 42वां संविधान संशोधन बिल्कुल छोटा नहीं, इसे क्या कहा जाता है साथियों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का, मिनी संविधान कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। याद रखना, ये अपने आप में ही एक अलग ही संशोधन है, याद रखिएगा। इसके तहत क्या हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1936 के तहत क्या किया, वन और पर्यावरण का एक टॉपिक और जोड़ दिया गया, किसमें, अनुच्छेद 48A में। हम लोग बात कर लेते हैं, 2-3 अनुच्छेद और है साथियों। अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49, और अनुच्छेद 49 में क्या है, राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय स्मारक और इमारतों एवं वस्तुओं का संरक्षण, ये बात आपको याद रखना है, का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। यदि आपसे पूछ ले कि जो राष्ट्रीय स्मारक है, इमारतें और वस्तुएं हैं, उनके संरक्षण का प्रावधान राज्य करेगा, ये किस अनुच्छेद के तहत करेगा साथियों, ये बात भी आपको याद रखना है, किस अनुच्छेद के तहत करेगा, तो अनुच्छेद 39 के तहत करेगा। और आपको भी एक प्रश्न और याद रखना, राष्ट्रीय स्मारकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय स्मारकों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे रिलेटेड है, पढ़ रहे हैं तो याद रखिएगा, इधर से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप लोगों ने देखा अनुच्छेद 49 में क्या देखा है, 49 में राष्ट्रीय स्मारक, जो आपके राष्ट्रीय किले वगैरह है, इमारतें हैं या दुर्ग वगैरह है, उनको संरक्षित करने का प्रावधान किसके पास है, राज्य उसको प्रावधान संरक्षण कर देने का प्रावधान करेगा, याद रखिएगा, अनुच्छेद 39 के तहत है। और अनुच्छेद 39 में राष्ट्रीय स्मारक दिवसों के लिए, राष्ट्रीय स्मारकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है साथियों। ये कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को। अनुच्छेद जो आपका क्या है, अनुच्छेद 50 है। और अनुच्छेद 50 में क्या है, न्यायपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, ये बात याद रखिएगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण का प्रावधान कहाँ किया गया है, ये अनुच्छेद 50 के तहत 50-50, यानी कार्यपालिका क्या करेगी, कानून क्या करेगी, कानून क्या करेगी, लागू करेगी, कानून बनाएगी, कानून लागू कराने का काम किसका है, तो कार्यपालिका का है। और न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका का मतलब है कानून में न्याय, यानी किसी में कानून में न्याय कौन देगा, तो न्यायपालिका देगी, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद आपका कहाँ है, अनुच्छेद 50 में है। और अनुच्छेद 51 में क्या है, अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति,
इसमें क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? याद रखिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय, तो ये था अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रावधान। अंतरराष्ट्रीय के शांति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये बात याद रखिएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि भारत की विदेश नीति, भारत की विदेश नीतियों का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो ये अनुच्छेद 51 ही है कि जिसमें भारत की विदेश नीतियों का संबंध है। इसी में ही क्या लिखा हुआ है साथियों कि ये आपको प्रावधानित करता है, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा का उपबंध कराता है, शांति और सुरक्षा का उपबंध कराता है। शांति तो है ही साथ, अंतरराष्ट्रीय शांति का प्रावधान। और यदि बात किया जाए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, इसी में लिख लीजिए अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति का प्रावधान किसमें है, तो ये अनुच्छेद आपका 51 ही है। भारत की विदेश नीतियों का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 51 से है। और आपको याद रखना है साथियों, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी प्रश्न आपको याद रखना है साथियों। कब मनाया जाता है विश्व शांति दिवस? विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, 21 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। ये बात आपको याद रखना है। ये हम लोगों ने देखा क्या कि जो जो आपके क्या नीति निदेशक थे, डीपीएसपी थे, उनके बारे में चर्चा की साथियों। हम लोगों ने एक एक प्रश्न को देखा, उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं उनको भी रिलेट करके देखा। हम लोग साथियों आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे क्या मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जो हमारे मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी, उन पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। आप लोगों को डाटा कैसा लग रहा है? यदि आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, सभी को थैंक यू।